क्या करते हैं, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सेल या लिविंग स्पेसिमेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे जी चाहे जितना दिन हो उसको स्टोर कर सकते हैं। फिर बाद में जब उसको हम वहां से निकालेंगे तो उसका लाइफ वैसे स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम ही मत बोलना कि आदमी को हम क्रायो प्रिजर्व कर देंगे। ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक हम लोग अपनाते हैं छोटे ऑर्गेनिजम्स पे, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट सेल पे, एनिमल सेल पे, है ना, उसके साथ साथ सीड पे, उसके जाइगोट पे, छोटे ऑर्गेनिज्म कम सेल वाले ऑर्गेनिज्म पे अपनाते हैं। इसका मतलब ही नहीं है कि शिवम चाहेगा तो ठीक है 200 साल तक शिवम के बॉडी को हम क्रायो प्रिजर्व कर देंगे और उसके बाद फिर शिवम को फिर से नॉर्मल कर देंगे तो शिवम का उम्र हो जाएगा 2018 साल, 218 साल। ऐसा नहीं पॉसिबल, एंड इट इज नॉट स्टिल ट्राई। ठीक है, लेकिन क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक हम लोग यूज करते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स और सीड को या सीमेन, सीमेन समझते हैं ना, स्पर्म को प्रिजर्व करने के लिए। जो खेत से बिलोंग करते हो और जिनके यहाँ एनिमल हस्बेंड्री मतलब गाय ताय पाला जाता होगा, तो उनको पता होगा कि वो जो है डॉक्टर से संपर्क करके, वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करके अच्छा क्वालिटी का सीमेन मंगवा करके और गाय को फर्टिलाइज करवाते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। तो वो जो सीमेन स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो सीमेन बैंक में स्टोर होता है जो पटना वेटनरी कॉलेज में है, यहाँ है कि नहीं पता नहीं। और वहां पे क्या किया जाता है, हर एक बुल के सीमेन के सैंपल को फ्रीज करके रखा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में रखते हैं, उसका जब उसका डिमांड आता है तो वहां से निकाल के सप्लाई किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं, एक कंटेनर है सपोज कर लो बहुत बड़ा, और इस कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन, क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन, और इसका टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस। अब सपोज कर लो वी हैव अ सीड या कोई एक सेल, इसको हमको प्रिजर्व करना है। तो इस सेल को हम एक छोटे से वायल में, डब्बा में डाल देंगे, डाल दिए, ठीक है, डाल दिया। और इसके अंदर हम डाल देंगे एक लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसके अंदर लिक्विड है क्रायो प्रोटेक्टेंट। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हम इस सेल को या ऑर्गेनिज्म, तो वो शॉक, कोल्ड शॉक लगने के कारण उसका सेल डेथ हो जाए। कोल्ड शॉक ना लगे इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्रायो प्रोटेक्टेंट डालते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंट अलग अलग तरह का होता है। अगर तुम अमीर हो तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज कर सकते हो एज अ क्रायो प्रोटेक्टेंट। ग्लिसरॉल भी यूज, ग्लिसरॉल तो आसानी से मिल जाता है। तो ये सब हम लोग डाल देंगे इस छोटे से डब्बा में, फिर इसको ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे। उसका क्या करेंगे, इस पे रस्सी बांध देंगे इसके चारों और इसको अंदर लटका इस तरीके से, अंदर मेरा सेल, और इसको यहाँ पे ढक्कन लगा, ढक्कन लगा, आया समझ में। और उसके बाद जब हमको चाहिए होगा ये ढक्कन हटाएंगे, रस्सी खींचेंगे, मेरा निकल जाएगा। इसको नॉर्मल पानी में छोड़ देंगे 15 मिनट तक, उसका ढक्कन खोल के अंदर से इस सेल को निकाल। ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है जो हम लोग सीमेन, पॉलन, कोई सेल, बैक्टीरिया, है ना, एनिमल सेल, प्लांट सेल, सीड, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं ये टेक्निक। ठीक है, आया समझ में जी। हाँ। ओके, तो ये है कि बहुत सारा सीड जो होता है वो बहुत दिन तक जर्मिनेट नहीं करता है, डोरमेंट रहता है। लेकिन कुछ ऐसा भी सीड होता है, ऐसे अगर हम बात करें सीरियल्स का, चावल का, चावल का, खास के गेहूं का,
कुछ ऐसा सीड होता है जो कि जिनका वाइबिलिटी जो होता है वो कुछ महीना होता है ना। अगर बहुत दिन तक वो जर्मिनेट नहीं किया सीड तो फिर वो कभी जर्मिनेट नहीं करेगा, वो लाइव नहीं रहे। लेकिन कुछ कुछ ऐसा सीड होता है इसका वाइबिलिटी और जो होता है वो सैकड़ों हजारों साल होता है ना। जैसे तुम्हारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कोई प्लांट का, वो 10,000 साल के बाद उसका सीड जर्मिनेट, वो लाइफिनस इजिप्टिकस कुछ करके ऐसे नाम है, देख लेना। ठीक है। 11th में तो शायद एग्जांपल था एक लोटस का भी। हाँ, लोटस वाला तो अभी तुमको एग्जांपल बताई, सेक्रेट लोटस जो होता है। ठीक है, तो ये बात है, सिंपल सा बात है। दूसरा बात ये है कि जो सीड होता है, सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है। सीड का स्ट्रक्चर 11 में हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या क्या होता है सीड का स्ट्रक्चर। सीड में होता है सबसे पहले सीड कोट, है ना। तो सीड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये सबसे पहले होता है सीड कोट। क्लियर है। ये सीड कोट जो होता है, ये एक चीज पहले तुम लोग को पूरा क्लियर बता दें कि एक बार जब डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है तो उसके बाद पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा ओव्यूल। तो याद है पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा था। पनिकल, हिलम, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, न्यूसेलस, है ना। न्यूसेलस था और उसके बाद अंदर में क्या था, इम्ब्रायो सैक, जिसके अंदर में जाइगोट होता। तो ये जो सीड कोट तुम देख रहे हो, ये सीड कोट दो लेयर का बना होता है, आउटर लेयर टेस्टा और इनर लेयर टेगमेंट। याद है, टेस्टा और टेगमेंट। सीड कोट में दो लेयर होता है, टेस्टा और टेगमेंट। तो टेस्टा जो होता है तुम्हारा वो आउटर इंट्यूगमेंट का होता है और टेगमेंट जो होता है वो इनर इंट्यूगमेंट का होता है। दोनों मिलके सीड कोट बना होता है। ठीक है, आया समझ में। किसी किसी में, किसी किसी सीड में न्यूसेलस जो होता है वो परसिस्टेंट होता है। न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट करने का मतलब न्यूसेलस रहेगा। किसी किसी में न्यूसेलस का लेयर नहीं रहेगा। तो जैसे हम एग्जांपल बताए किसमें रहेगा, मरीच देखो, गोल मिर्च, गोल हाँ, मिर्च ब्लैक में, पेपर। ब्लैक पेपर उसमें तुमको मिलेगा। क्लोव में, क्लोव जो लॉन्ग होता है उसमें भी तुमको न्यूसेलस मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सीड में तुमको न्यूसेलस मिलता है, परसिस्टेंट न्यूसेलस। लेकिन ज्यादातर में न्यूसेलस परसिस्टेंट नहीं होता है, वो खत्म होता है। ठीक है, तो हम लोग वैसे केस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें न्यूसेलस नहीं है। तो सीड कोड के बाद जो तुम्हारा शुरू होता है वो होता है कॉटिलिडन। ये कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के आधार पे मोनोकॉट या डाइकॉट दो तरह का प्लांट होता है। सीड भी दो तरह का होता है, मोनोकॉट या फिर डाइकॉट। ठीक है ना। और उसके बाद इसमें तुमको क्या रहेगा, डाइगोट, और यू कैन से एम्ब्रायो। दिस इज योर एम्ब्रायो। ठीक है, देखना यहाँ पे कुछ टेक्निकल बात। जब ये एम्ब्रायो क्या था, एक टाइम में ये एम्ब्रायो यूनिसेलुलर था जिसको हम लोग जाइगोट बोल रहे थे, है कि नहीं, याद है ना। फिर वो जाइगोट में मल्टीपल सेल डिवीजन हुआ और मल्टीपल सेल डिवीजन होने के बाद वो ये बड़ा सा एम्ब्रायो बन गया। तो जिस टाइम में मल्टीपल सेल डिवीजन हो रहा होता है और जाइगोट से इमेच्योर एम्ब्रायो बन रहा होता है, उस टाइम में बहुत सारे केसेस में इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है। इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। क्यों? क्यों इंडोस्पर्म क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना। तो वो नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट जो होता है वो एब्सॉर्ब कर लेता है ग्रोइंग एम्ब्रायो। और at the end what happens when seed and embryo become mature, they lose all the endosperm। तो जब इंडोस्पर्म पूरा लूज हो जाएगा तो उस तरह के सीड को हम लोग बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। जैसे कि चना में होता है, मटर में होता है। ठीक है,
उनको हम लोग बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड, मतलब उसमें क्या नहीं है, उसमें इंडोस्पर्म नहीं है। लेकिन बहुत सारे प्लांट में इंडोस्पर्म बचा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, जैसे कि कैस्टर के सीड में इंडोस्पर्म बचा रहता है, तो उसको हम लोग एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ये हो गया तुम्हारे सीड के बारे में, ठीक है। एक बार बुक देख लो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं तो आज हम इस चैप्टर को खत्म करने के मूड में, देख ले और क्या क्या है। एक डोरमेंसी हो गया, फालतू सब चीजें, एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस और पॉलीइंड्रोइन। ठीक है, चलो कुछ पूछना है किसी को? क्या मेरा सीट के पहले ना आए? सीट के पहले एम्ब्रायो के बारे में भी दिया हुआ है, कुछ कुछ उसमें वर्ड्स है, तो कोई कोई इसमें ना वर्ड्स है जो आप नहीं बताए, जैसे कि इसमें हाइपोकोटिल लिखा हुआ है। अरे कुछ नहीं, देखो हाइपोकोटाइल इपोकोटाइल कुछ नहीं, देखो समझना इस बात को, क्या है इपोकोटाइल हाइपोकोटाइल। जैसे सपोज कर लो ये हम एक एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर बनाए, ये सपोज कर लो मेरा एम्ब्रायो, ठीक है। अब एम्ब्रायो में देखो हम लाइन के, रुको इसको पहले हमको मिटाते हैं, अच्छा से समझ आ ये चीज बताएं एपिकोटाइल 11 कुछ नया चीज। सपोज कर लो ये एम्ब्रायो, ये हो गया तुम्हारा प्रीव्यू, ये है रेडिकल, और ये दोनों क्या हो गया कोटिलिडन, ठीक है। अब देखो इसको हम दो एक्सिस में डिवाइड करते हैं, एक एक्सिस ये होगा, इसको हम लोग कोटिलिडनियस एक्सिस बोलते हैं, और ये एक एम्ब्रायोनिकल एक्सिस है, ठीक है। तो कोटिलिडन, ये देखो कोटिलिडन हो गया ना, ये कोटिलिडन वाला एक्सिस है, इसके ठीक नीचे वाला जो पार्ट, इसको हम बोलेंगे हाइपो, हाइपो मतलब बिलो, और कोटिलिडन, हाइपोकोटाइल, तुम लोग क्या बोलेंगे एपिकोटाइल? हाँ ये लिखा हुआ है। तो देख लो एक बार, जल्दी से देख लो, कुछ छूट रहा है नहीं समझ, आराम से पढ़ के कल बात करेंगे, आज हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। अब दो तीन टर्म है जो हम लोग को जानना जरूरी है, एक है तुम्हारा पार्थेनोकार्पी, एक है एपोमिक्सिस, और एक है पॉलीइंड्रोइन। तीन टर्म है, ये तीन टर्म समझ लो, चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखो कभी कदाल किसी किसी केस में फ्रूट का जो, अरे एक चीज हम बताने भूल गए, अच्छा इसके बाद कभी कदाल क्या होता है कि जो मेरा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन का भी हो जाता है। हमेशा फ्रूट के लिए फर्टिलाइजेशन होना ये जरूरी नहीं होता, जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारा बनाना, ठीक है।
लेकिन एक चीज हम तुमको यहाँ पे समझाना चाहेंगे कि पार्थेनोकार्पी यानी कि क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है ये ज्यादातर वैसे प्लांट्स में होता है जो मेल और फीमेल बॉडी उनका अलग होता है, जैसे पपाया, बनाना, वैसे केस में तुमको पार्थेनोकार्पी देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो बनाना जो होता है इट इज अ यू कैन से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो इसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसका एक खास बात क्या होता है, ये सीडलेस होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो सीड बनेगा नहीं। तो इसीलिए बनाना का बीज देखे हो कोई, क्या नहीं देखते हो, अंदर में छोटा छोटा काला काला रहता है, वो परसिस्टेंट ओव्यूल है, वो बीज नहीं है, वो ओव्यूल है जो फर्टिलाइज नहीं किया, काला काला जो अंदर। बनाना कभी सुने हो कि बनाना को केला का पौधा लगाना है तो बीज लेके आए, नहीं, बस केला का हमेशा पेड़ लगता, पौधा लगता है ना। समझ में आया जी क्या क्या बोलते हैं? हाँ सर जी। हाँ। ओके, तो बात है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीडलेस। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस भी इसी तरीका सेम चीज है, बट एपोमिक्सिस इज डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड तुम्हारा डेवलप करेगा बिना फर्टिलाइजेशन का, तो उस केस में उसको हम लोग बोलेंगे एपोमिक्सिस। और जब फ्रूट डेवलप कर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी? पार्थेनोकार्पी। वेरी गुड। ठीक है, तो हमको एक सवाल का जवाब दो जरा सा यहाँ पे इस केस में कि एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नॉट? इज इट अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस? नहीं। नो। तो इसीलिए देखना, तुमसे ये क्वेश्चन पूछता है और नीट में भी आता है क्वेश्चन कभी कदा, क्या क्या कहते हैं, जो भी ऑप्शन उत्तर ले, लेकिन बात ये पूछेगा कि एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अधिकतर टाइम में एपोमिक्सिस को हम लोग कंसीडर करते हैं असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? क्योंकि ये जो सीड बनाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो दोनों गैमेट तो इन्वॉल्व होगा नहीं, जब दोनों गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है? और एपोमिक्टिक सीड का हॉर्टिकल्चर में बहुत रोल। एपोमिक्टिक सीड जो होगा, जो सीड इससे डेवलप करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एपोमिक्टिक सीड। क्या बोलेंगे? एपोमिक्टिक सीड। तो एपोमिक्टिक सीड का हॉर्टिकल्चर में बहुत एप्लीकेशन है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी जो हो गया। क्यों एप्लीकेशन है? क्योंकि दो एपोमिक्टिक सीड में, इसमें क्या होगा, इस पूरे एपोमिक्सिस में क्या होगा, सीड तो प्रोड्यूस होगा, बट वो सीड जो प्रोड्यूस होगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कैरेक्टर का वेरिएशन नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम मेरे पास एक बहुत अच्छा आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ से जो फल होता है बड़ा होता है और बहुत मीठा होता है, और उसमें फाइबर्स नहीं होता है, दांत में फंसने वाला रेशा नहीं होता है। अब एक दिन अभिषेक आया मेरे, हम उसको आम खिला दिए, बोला सर हमको भी यही गाछ लगाना है, हमको भी यही गाछ चाहिए। तो अब अगर हम उस पेड़ का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बीज बनाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाता है। तो क्या चांसेस है कि मेरा जो अभिषेक यहाँ जो पेड़ लगेगा वो हो सकता है उसमें वेरिएशन हो जाए, हो सकता है आम का साइज घट जाए या स्वाद खराब हो जाए या उसमें फाइबर आ जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, किसी केमिकल के द्वारा इंड्यूस करा के हम अपने आम के पेड़ का एपोमिक्टिक सीड बनाएंगे। एपोमिक्टिक सीड बनाने से क्या होगा कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा नहीं तो उसमें वेरिएशंस आएगा नहीं, तो कैरेक्टर कैरी कर जाएगा सेम टू सेम, जैसा मेरा प्लांट का था वैसा कैरेक्टर अभिषेक के यहाँ भी प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये हॉर्टिकल्चर में फायदा है, बिकॉज दिस विल प्रोड्यूस apomictic seed will produce a offspring that will be similar to the parent, same character, because it is a product of asexual reproduction. That is why it has a lot of application in horticulture. ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कभी कदा। अब आते हैं हम लोग पॉलीएम्ब्रॉयनी। पॉलीएम्ब्रॉयनी में क्या होता है? पॉलीएम्ब्रॉयनी बहुत तरह का होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रॉयनी है। एक नॉर्मल पॉलीएम्ब्रॉयनी है, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी है, 10 तरह का पॉलीएम्ब्रॉयनी का मतलब टाइप। लेकिन पॉलीएम्ब्रॉयनी इज बेसिकली इट इज अपीयरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इनसाइड अ सीड। एक सीड में, ये एक सीड है और इस एक सीड में हम लोग समझते हैं कि एक ही एम्ब्रायो होता है, ये एक ही एम्ब्रायो है। हम लोग जानते हैं कि एक सीड में एक ही एम्ब्रायो होता है, लेकिन इसमें पॉलीएम्ब्रॉयनी में क्या होता है कि एक सीड में मल्टीपल एम्ब्रायो होता है। ठीक है, ये मल्टीपल एम्ब्रायो जो होता है पॉलीएम्ब्रॉयनी, पॉली मतलब क्या हो गया? बहुत सारा, एम्ब्रायोनी मतलब क्या हो गया? एम्ब्रायो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल एम्ब्रायो विद इन अ सीड। एक ही सीड के अंदर, एक ही सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो एम्ब्रायो ये पाया जाता है सिट्रस, सिट्रस के फ्रूट में, मतलब नारंगी, मौसम्बी, नींबू, कागजी नींबू, ये सब में तुमको चावा नींबू ये सब में देखने। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है? देखो पॉलीएम्ब्रॉयनी दो तीन केस होता है। एक केस ये होता है, जैसे सपोज कर लो, दिख रहा है ना, सपोज कर लो ये मेरा एक ओव्यूल, आउटर इंक्यूबमेंट, इनर इंक्यूबमेंट, न्यूसेलस। तो इसमें मेरा एक ओव्यूल, एक एम्ब्रायो सैक, एक एम्ब्रायो सैक है, तो एक एम्ब्रायो बनेगा इस। लेकिन किसी केस में क्या होता है कि एक एम्ब्रायो सैक ना हो करके इसमें मल्टीपल एम्ब्रायो सैक, मल्टीपल एम्ब्रायो सैक, तो मल्टीपल एम्ब्रायो सैक हो जाएगा, तो मल्टीपल जाइगोट इसमें मिल जाएगा एम्ब्रायो, तो एक ही ओव्यूल से 3 एम्ब्रायो बन जाएगा। इस ये केस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी का कुछ नाम है अलग तरीका से। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रॉयनी। ठीक है, और एक पॉलीएम्ब्रॉयनी में क्या होता है, ये टाइप हो गया। दूसरा तरीका का पॉलीएम्ब्रॉयनी में क्या होता है कि ये ओव्यूल है तुम्हारा, ये न्यूसेलस है, और न्यूसेलस आउटर इंक्यूबमेंट बना देते हैं न्यूसेलस, और इसके अंदर तुम्हारा एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो होता है क्या कि न्यूसेलस का सेल, न्यूसेलस का जो सेल होगा वो डिवाइड करके इस एम्ब्रायो सैक के अंदर घुस जाएगा, न्यूसेलस का सेल। तो ये जो न्यूसेलस का सेल अंदर घुसा है ना, ये भी एम्ब्रायो में डेवलप कर जाएगा, और एग सेल भी एम्ब्रायो में डेवलप कर जाएगा, तो एक से ज्यादा एम्ब्रायो हो जाएगा। तो इसको हम लोग एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी बोलते हैं। ठीक है,